नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो लेख है वो किसी रिपोर्ट या विश्लेषण से बहुत अलग है। ये एक इंसान की अपनी कहानी है जिसका शीर्षक है ये मेरी कहानी, जिसे सुरेंद्र सिंह राणावत ने लिखा है। ये एक बहुत ही कच्ची और बिना फिल्टर वाली आपबीती है। तो आज हम इस कहानी में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी के बचपन का माहौल, खासकर उसके माता पिता के साथ उसका रिश्ता, उसकी पूरी जिंदगी की कहानी कैसे लिख देता है। और जो बात इस कहानी को बहुत असरदार बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक इंसान की दास्तान नहीं है। ये हमें उस टकराव को बहुत करीब से दिखाती है जो किसी के अपने सपनों और दूसरों की उम्मीदों के बीच होता है। ये दिखाती है कि कैसे प्यार और मार्गदर्शन के नाम पर कभी-कभी अनजाने में किसी की पहचान ही छीन ली जाती है। ये कहानी उन सवालों को उठाती है जो शायद कई लोग अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। हाँ, और कहानी की शुरुआत में ही ये टकराव साफ दिखता है। लेखक अपने गांव के बचपन को याद करते हैं जहां सब कुछ बहुत प्यार भरा था। वो लिखते हैं, गांव में सब बहुत प्यार करते थे, बड़े बूढ़ों के साथ, गांव के बच्चों के साथ मेरा बचपन बीता। एक खुलापन था, एक अपनापन था। लेकिन फिर परिवार शहर आ जाता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। लेखक के शब्द बहुत सीधे हैं। सब कुछ अचानक बदल सा गया, सब पर पाबंदी लग गई। ये सिर्फ घर बदलने जैसा नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर बदलना नहीं है, ये दुनिया बदलना है। एक बच्चे के लिए ये एक, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक झटका है। सोचिए, गांव का वो माहौल जहां हर कोई अपना है, जहां खेलने कूदने की आज़ादी है, वो अचानक एक ऐसे माहौल में बदल जाता है जहां सब कुछ बंधा बंधा है। लेखक कहते हैं कि उन्हें और उनकी माँ को वहीं रहना पड़ता था जहां पिता काम करते थे। तो वो जो गांव की सामूहिकता थी वो शहर के अकेलेपन में बदल गई। बिल्कुल, और यहीं से उस अकेलेपन की नींव पड़ती है जो उनकी कहानी में आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और इसी अकेलेपन के बीच जो एक रिश्ता सबसे मजबूत होना चाहिए था, पिता का, वो सबसे खोखला नजर आता है। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा। लेखक लिखते हैं कि वो अपने पिता के साथ रहते तो थे, पर उन्हें कभी उनका प्यार या वक्त नहीं मिला। एक लाइनें जो दिल पर लगती है, वो कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जो उन्होंने अपने पिता के साथ बैठकर गुजारा हो। कोई बात नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं। हाँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ भौतिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है, लेकिन जो चीज गायब है वो है भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। लेखक साफ कहते हैं कि उनके पिता ने कभी उनका रिपोर्ट कार्ड तक नहीं देखा, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई आकर कह देता कि उसके बेटे ने कंप्यूटर क्लास लगाई है, तो इन पर भी वही करने का दबाव आ जाता। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। एक तरफ तो ये सब ज्यादती लगती है, लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि शायद पिता की मंशा अच्छी हो सकता है वो अपने बच्चे को हर मौके के लिए तैयार करना चाहते हो, दुनिया से पीछे नहीं रहने देना चाहते हो, और उन्हें शायद इसका सही तरीका ना पता हो। आपका सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में मंशा बुरी नहीं होती, लेकिन यहीं पर अच्छे इरादे और सही परवरिश का फर्क सामने आता है। यहां मार्गदर्शन प्यार से नहीं, तुलना से हो रहा है। फैसले बच्चे की रुचि देखकर नहीं, पड़ोसी के बच्चे को देखकर लिए जा रहे हैं। यह मार्गदर्शन नहीं है, ये एक रेस में धकेलना है। और जब किसी बच्चे के रास्ते का फैसला इस आधार पर होता है कि कोई और क्या कर रहा है, तो आप अनजाने में उसे एक संदेश दे रहे होते हैं। तुम्हारी अपनी पसंद, तुम्हारी अपनी इच्छा की कोई कीमत नहीं है। और यहीं पर लेखक की एक चीख सुनाई देती है। वो लिखते हैं, अरे यार, मैं क्या करना चाहता हूँ या मुझे किस दिशा में जाना है, उसके बारे में आज तक कभी ना तो पूछा गया, ना ही कभी समझने की कोशिश की किसी ने। सच कहूँ तो ये लाइन पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक दबी हुई आवाज है जो शायद हमारे आसपास कई घरों में गूंजती है, पर हम सुनते नहीं। बिल्कुल, और इसका सीधा असर बच्चे के आत्मसम्मान पर पड़ता है। वो खुद की काबिलियत पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो तारीफ के काबिल हो। और ये हमें कहानी के उस हिस्से पर ले आता है जहां लेखक के छोटे छोटे मासूम सपनों को कुचला गया। हाँ, और वो सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो चांद पर जाना चाहते थे। वो एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। उन्हें पेंटिंग और स्केचिंग का शौक था, और उन्हें एक 50 रुपए का वीडियो गेम चाहिए था। ये कितनी आम, कितनी बच्चों वाली ख्वाहिशें हैं। ये वो चीजें हैं जो किसी के व्यक्तित्व को आकार देती हैं, उसकी क्रिएटिविटी को पंख देती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है।
यहाँ किसी बड़ी महत्वाकांक्षा जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को दबाया जा रहा है। जब आप एक बच्चे को खेलने से रोकते हैं, उसकी हॉबी को फालतू बताते हैं, तो आप सिर्फ उसका मन नहीं तोड़ रहे, आप उसकी जिज्ञासा, उसकी दुनिया को एक्सप्लोर करने की स्वाभाविक इच्छा को मार रहे हैं। और जब ये लगातार होता है तो बच्चा खुद को एक्सप्रेस करना ही बंद कर देता है। और एक्सप्रेस करने की जगह उसे क्या सुनने को मिलता है? लेखक साफ लिखते हैं, जो भी मिलता सब यही कहते, तू तेरी जिंदगी में पास तक नहीं हो सकता, लिख के ले ले, तू कुछ नहीं कर सकता। बचपन से यही सुनता आया हूं। जरा सोचिए, एक बच्चे के दिमाग पर इन शब्दों का क्या असर हुआ होगा। जब आपके अपने ही आप पर यकीन न करें, तो आप खुद पर यकीन करना कैसे सीखेंगे? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक फंदा सामने आता है। जब आप किसी बच्चे को बार बार कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ उसका आत्मविश्वास नहीं तोड़ रहे, आप अनजाने में उसे वैसा बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो बच्चा उस भविष्यवाणी को सच साबित करने लगता है। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, यानी एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद को ही सच कर लेती है। मतलब बच्चा कोशिश करना ही छोड़ देता है। बिल्कुल, क्योंकि इसे लगने लगता है कि नतीजा तो पहले से ही तय है, हार उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तो एक तरफ आत्मविश्वास पहले ही टूटा हुआ है, और फिर उस पर एक और भारी बोझ लाद दिया गया, ऑलराउंडर बनने का। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। लेखक बताते हैं कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो पढ़ाई में टॉपर हों, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एडिटिंग सब कुछ करें। और ये काफी नहीं था तो साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करें। ये तो किसी सुपरमैन से की जाने वाली उम्मीदें लगती हैं। बिल्कुल। और ये ऑलराउंडर बनाने का दबाव कुछ ऐसा है जैसे आप एक सी पौधे से आम, सेब और केले सब उगाने की कोशिश कर रहे हो। आप उसे हर तरह की खाद, हर तरह का पानी देते हैं। नतीजा ये होता है कि पौधा कुछ भी ठीक से नहीं दे पाता और आखिर में अपनी जड़ें ही खो देता है, सूख जाता है। यही लेखक के साथ हुआ। ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये पहचान का विखंडन है। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, लेकिन आप किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं कर पाते। आप किसी एक चीज को लेकर ये नहीं कह पाते कि हाँ, ये मैं हूं, ये मेरी पहचान है। लेखक ने इसका जो निष्कर्ष निकाला है वो इस पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां कर देता है। ऑलराउंडर के चक्कर में कहीं का नहीं छोड़ा। और इसका नतीजा क्या हुआ? उनकी अपनी खुशियां, इच्छाएं, सपने, विश्वास सब धीरे धीरे खत्म हो गए। उन्हें खुद से, दूसरों से, सबसे नफरत होने लगी। ये बहुत ही डरावनी जगह है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बचपन से आपके सारे फैसले कोई और लेता है, जब आपकी पसंद को हमेशा गलत या गैर जरूरी बताया जाता है, तो आप निर्णय लेने की क्षमता ही खो देते हैं। आपको हर छोटे बड़े चुनाव में डर लगता है, शक होता है, क्योंकि आपके अंदर की वो आवाज जो आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही है, उसे इतना दबाया गया है कि अब वो सुनाई नहीं देती। तो ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? लेखक की आज की जिंदगी पर। एक ठहरा हुआ, दर्द से भरा हुआ वर्तमान। वो जिस तरह अपनी आज की हालत बताते हैं, वो शब्द परेशान करने वाले हैं। उन्हें लगता है जैसे वो जीते जी मर रहे हैं। वो लिखते हैं, सारी इच्छा मारते मारते खुद ही मरने की हालत सी हो गई है। और फिर वो एक सवाल पूछते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दुखद है, कि उन्हें याद नहीं कि वो आखिरी बार सच में खुश कब हुए थे। भी बातों का एक तार्किक नतीजा है जिन पर हमने चर्चा की। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सालों तक दबाने का नतीजा। मनोविज्ञान में इसके लिए एक शब्द है, एनहेडोनिया। इसका मतलब है खुशी महसूस करने की क्षमता का धीरे धीरे मर जाना। ये वो स्थिति है जहां आपका पसंदीदा गाना भी शोर लगता है और दोस्तों की महफिल भी बोझ। आप भावनाओं को महसूस करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस करना बहुत दर्द देता है। वो बताते हैं कि वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए हंसने का दिखावा करते हैं। पिता से रिश्ता आज भी वैसा ही है, दूर का। फोन पर भी सिर्फ काम की बात होती है। उन्हें अब किसी चीज में मजा नहीं आता, ना घूमने में, ना लोगों से मिलने में। वो या तो सबसे दूर चले जाना चाहते हैं या खुद को एक कमरे में हमेशा के लिए बंद कर लेना चाहते हैं। ये एक तरह से जिंदगी से इस्तीफा देने जैसा है। बिल्कुल। और उनकी एक लाइन इस पूरी स्थिति का सार है, सब कुछ ना तो भूल पाता हूं और ना ही आगे बढ़ पा रहा हूं। ये दिखाता है कि इंसान दिमागी तौर पर कैसे एक जगह अटक कर रह जाता है। अतीत का बोझ इतना भारी है कि वो आगे नहीं बढ़ने देता, और भविष्य इतना अनजाना और डरावना लगता है कि उसकी तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। वो एक तरह के लिम्बो में, एक अधर में फंस गए हैं। ये दिखाता है कि बचपन के घाव सिर्फ यादें नहीं होते, वो वर्तमान में जीने का तरीका बन जाते हैं। आखिर में लेखक अपनी कहानी का निचोड़ इन शब्दों में देते हैं कि सही समय पर सही मार्गदर्शन
और सहारा मिल जाता है तो जिंदगी अच्छी और कामयाब बन जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी एक टूटी हुई चीज जैसी है जिसे अब वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। वो मानते हैं कि समय हाथ से निकल चुका है और वो चाहकर भी वो पहले वाली उत्सुकता और लगाव वापस नहीं ला सकते। और वो अपनी बात खत्म करते हैं एक बहुत ही निराशाजनक लाइन से, टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती। ये सुनना बहुत भारी लगता है और शायद ये सच भी है कि जो टूट गया वो हूबहू वैसा ही नहीं बन सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या उस टूटन के बाद उन टुकड़ों से एक नए व्यक्तित्व का निर्माण संभव है, जो शायद पहले जैसा ना हो, जिसमें शायद दरारें साफ दिखें, पर क्या वो फिर भी मजबूत और मूल्यवान नहीं हो सकता? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। ये कहानी हमें दिखाती है कि परवरिश में की गई गलतियां कैसे एक जिंदगी को पटरी से उतार सकती हैं। पर यह हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या इंसान के अंदर उस चोट से उभरकर खुद को फिर से गढ़ने की, अपनी कहानी को एक नया मोड़ देने की कोई संभावना बची रहती है। बिल्कुल। लेखक की कहानी एक कठोर वास्तविकता पेश करती है, लेकिन ये गहरे आघात के बाद इंसान के ठीक होने और अपने जीवन को फिर से परिभाषित करने की क्षमता पर भी एक बहस छेड़ती है। शायद जवाब इस बात में नहीं है कि टूटी हुई चीज को जोड़ा जा सकता है या नहीं, बल्कि इस बात में है कि उन टूटे हुए टुकड़ों से कुछ नया और सार्थक बनाया जा सकता है या नहीं।